वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, ये जंग कितनी तवील चल सकती है? ईरान में कितनी ताकत है, दिफाई सलाहियत कितनी मौजूद है और कितने अरसे तक वो हमले सस्टेन कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ईरान की रेजिलियंस। ईरान एक कौम है, वो कोई अभी आज़ाद नहीं हुए, 1000 साल पुराना कौम है। तो जहां तक तो उनकी कौम की कमिटमेंट का, डेडिकेशन का, रेजिलियंस का और सस्टेनेंस का ताल्लुक है, वो स्टेमिना उनके अंदर बहुत ज्यादा है। दूसरी बात है ईरान की ज्योग्राफिकल लेआउट की। और ईरान का जो ज्योग्राफिकल लेआउट है वो इतना स्ट्रांग है कि वो किसी भी किस्म के ऑफेंसिव डिजाइन्स को, अगर जिसमें आप बूट्स ऑन ग्राउंड कहते हैं, वो उसको सस्टेन करके और जो ऑफेंसिव पार होगी उसको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरी बात है जो आपने की वो है टेक्नोलॉजिकल पोजेशन की, क्योंकि ये वॉर जो हो रही है ये बुनियादी तौर पे ग्राउंड वॉर तो है नहीं, ये मिसाइल वॉर है जहाँ पे स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से आप मिसाइल फायर करते हैं। और ईरान ने जो मिसाइल्स का सेट डेवलप किया है, वो जब मैं उनके जो साइंसदान है या उनके जो ऑफिसर्स हैं उनकी स्टेटमेंट सुनते हैं तो उन्होंने ये कहा था कि हमने ये ध्यान में रखा था कि एक दिन हमको अमेरिका से जंग लड़नी पड़ेगी, तो हमने उसी हिसाब से अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप किया। और ईरान के बाद बहुत बड़ा एसेट्स मिसाइल्स का पड़ा हुआ है। अभी यहाँ पे देखने की चीज ये है कि जिस तरह अभी खबरें आ रही हैं कि तेहरान में या कुम शहर में या शिराज में वो जो हिट कर रहे हैं, इवन सिविलियन टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, अभी तक किसी मिलिट्री टारगेट को, मेंशनेबल टारगेट को हिट नहीं किया है। बिकॉज अगर आप इस तमाम लड़ाई की बेसिस देखें तो वो तो बुनियादी तौर पे तो उन्होंने जो सबसे पहले रिजीम चेंज के अलावा जो चीज पॉइंट आउट की थी वो तो ये थी कि हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट करना चाहते हैं। हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज तो मिलिट्री कैपेबिलिटी के अंडर आती है ना, या मिसाइल फैसिलिटीज को, तो वो तो अभी तक हिट हुए नहीं। वहां पे एक खौफ और हरास फैलाने की कोशिश की जा रही है ईरानी पब्लिक के अंदर, क्योंकि जब ट्रम्प ये कहता है ईरान पब्लिक को एड्रेस करके कि जी आप रिजीम चेंज करें, अब हम आपके पीछे आ गए हैं, तो वो एक मैं समझता हूँ कि वो दिमागी तौर पे उसको माली खोलिया हो गया, या वो दिमागी तौर पे पागल हो गया, या उसकी जो इंटेलिजेंस है उसने उसको इनपुट ठीक नहीं दी है। क्योंकि ये बात तो ईरान पब्लिक नहीं सुनेगी ट्रम्प की, वो ट्रम्प को जूते मारेंगे इस बात के ऊपर, दे विल गेट मोर यूनाइटेड। तो अब ये है कि सस्टेनेंस कैपेबिलिटी, जहां तक मैं समझता हूँ ईरान के पास काफी सस्टेनेंस कैपेबिलिटी है। ठीक, डॉक्टर शाजिया साहिबा, आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस तमाम मामले में पाकिस्तान का क्या रोल होना चाहिए? अब्बास इराक्ची जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से भी उनकी बात हुई। दूसरा, एक और वॉर हमारी जो है अफगानिस्तान के साथ चल रही है राइट नाउ, तो व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द होल रीजन? पाकिस्तान किस तरह से ये अफगान वॉर जो लेके साथ चल रहा है, फिर साथ ईरान में भी पूरा वेस्टर्न बॉर्डर अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? पाकिस्तान की स्ट्रेटजी जो है वो रीजन और खासतौर पे ईरान के बारे में बहुत क्लियर है। जो हमें ऑफिस होल्डर्स की तरफ से स्टेटमेंट्स मिलती हैं वो ये हैं कि हम ईरान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के हक में हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। बाकी जो बिहाइंड द क्लोज डोर है वो सोर्सेज की होती हैं रिपोर्ट्स, उनको आप फेस वैल्यू पे ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। तो जो मेरे पास जो खबरें पहुंचती हैं वो ये है कि हम उनको खास तौर पे इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हेल्प चाहिए, जो कि उनका सबसे वीक एरिया है, वो हमने लास्ट टाइम भी प्रोवाइड की थी और इस टाइम भी जो है हमें प्रोवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और चाइना और रशिया तो बहरहाल उनको मदद जो है वो फराहम कर रहे हैं, और वो मदद अगर उसको आप देखें कलेक्ट करके, तो वो तो नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो किसी भी सूरत उसके सामने जो है वो ठहर पाएगा। डॉक्टर मुनव्वर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या एक्टिवली पार्टिसिपेशन होगी स्ट्रेटेजिक एलाई की अगर चाइना और रशिया की बात करें? नहीं, चाइना और रशिया देखें, उनकी जो इंटेलिजेंस बैटलशिप्स हैं वो तो बे ऑफ ओमान के अंदर मौजूद हैं, और फिर जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, जो डिपार्चर है एयरक्राफ्ट कैरियर का और F-22 जहां पे जिन हैंगर्स के नीचे खड़े हुए हैं, उनकी मूवमेंट सारी बीदू सिस्टम के जरिए चाइना पहुंचा रहा है। और जिस तरह मैंने कहा कि पॉलिटिको के खबर के मुताबिक पहले ही रशिया ने पूरा वॉर प्लान रख दिया था ईरान के सामने। देखें, मेरा जो थीसिस है बुनियादी तौर पे, अगर ईरान की मदद से हिजबुल्ला और हमास 2 साल सस्टेन कर सकती हैं इजराइल के खिलाफ, उस इजराइल के खिलाफ जिसने 6 दिन के अंदर
सीरिया को, लेबनान को, इजिप्ट को, जॉर्डन को शिकस्त दी थी, आज अगर वो 2 साल सरवाइव कर सकते हैं तो ईरान इससे ज्यादा सरवाइव कर सकता है। अब राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो पेंटागन है उन्होंने ये तस्लीम किया है कि ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए उनके पास 7 से 10 दिन का एम्यूनेशन मौजूद है। मुझे बताएं कि ये 7 से 10 दिन अगर एम्यूनेशन आपके पास है और दूसरी तरफ से सप्लाई जो है चाइना और रशिया की तरफ से ईरान को मिलती रहेगी, ईरान ने खुद भी स्टॉक पाइल जमा किया हुआ है, बिकॉज इजरायली इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से ज्यादा स्टॉक पाइल उनके पास खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल्स का मौजूद है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि हिटन बहुत सारे ऐसे स्टॉक पाइल्स हैं जिसका तस्करा ईरान ने नहीं किया। तो इस सूरत हाल में ये वॉर लंबी होगी, रीजनल वॉर होगी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर करूं, आयतुल्लाह सिस्तानी जिसके एक फतवे पे पूरे दाइश को इराक से उठा के बाहर फेंक दिया गया था, उन्होंने स्टेटमेंट चंद दिन पहले ही दी कि अगर आयतुल्लाह खामनाई पे हमला हुआ तो वो फतवा देंगे, और अगर वो फतवा देते हैं और विलायत फकीह का स्कूल भी एक्टिवेट हो जाता है तो ये पूरी दुनिया में एंटी अमेरिकन लहर आपको नजर आएगी और अमेरिकन पे अटैक होगा। और फिर हशद शेबी, अंसारुल्लाह, हिजबुल्लाह का चैप्टर इराक में, खुद लेबनान का, और फिर यमनी होसी, अगर ये सारे हमला करना शुरू कर देते हैं तो मुझे बताएं कि ये इजराइल और अमेरिका कहां पे सस्टेन करेगा, कैसे सरवाइव करेगा। देयरफॉर माय थीसिस इज कि अमेरिका इस ग्रेट गेम में ट्रैप हो चुका है, और 2030 में लास्ट टाइम देख रहा हूं अमेरिकन इन्फ्लुएंस का इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और इजराइल 2027 से ज्यादा मुझे आगे चलते ब्रिगेडियर साहब, इस सारे मामले में डिफेंस कैपेबिलिटीज अमेरिका और इसराइल दोनों की मैचलेस हैं, और उसकी वजूहात ये हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी जो है इकॉनमी है, बहुत जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत हाई हैं, इवन इन कंपैरिजन विद चाइना एंड रशिया। आप क्या समझते हैं कि जाहिर बात है CNN की रिपोर्ट अगर कह रही है कि मंथ्स पहले जो है इस पर प्लान आउट किया गया है और फिर स्ट्रेटेजिकली इसको टारगेट किया गया है, तो उनके जहन में क्या होगा? ईरान की रिटालिएशन तो होगी, लेकिन क्या वो मकासद हैं जो कि वो अचीव करना चाहेंगे? उन्होंने तो अपने मकासद बड़ी क्लैरिटी से बता दिए है ना। सबसे बुनियादी मकसद तो ग्रेटर इजराइल है। अगर तो आप ये समझते हैं किसी भी तरीके कार से कि ईरान के ऊपर कोई इसलिए हमला हो रहा है कि उसमें कोई ज्योग्राफिकल इम्पेरेटिव्स है या कोई स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स है, असल में बुनियाद ये है, वजह ये है कि ये सारी इस वक्त जो जंग है, ये तमाम की तमाम जंग जो है ये ज़ियोनिस्ट दहशतगर्दी और न्योकॉन क्रिश्चियन जो अमेरिका में आबाद है, जो हाई ग्रेड क्रिश्चियंस हैं, जो एवलांजिकल क्रिश्चियंस हैं, ये मजहब की जंग है। ये इस्लाम के खिलाफ लड़ी जा रही है। ये है वो सेकंड रिसरेक्शन जो कहते हैं कि जो मसीहा आएगा बैतुल मुक़द्दस में आएगा। और ये जो अमेरिकन जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं वो सब दे वर द बिगेस्ट टेररिस्ट। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स जो हैं वो टेररिज्म को हार्बर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, फाइनेंस करते हैं, गार्ड करते हैं। एंड देयर आर द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स आर द बिगेस्ट टेररिस्ट इन द वर्ल्ड। और ट्रम्प से बड़ा झूठा इंसान, हिपोक्रेट इंसान, वो गैम्बलर इंसान दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। तो बात यह है कि ये जो दहशतगर्दी की जंग मजहब के ऊपर लड़ी जा रही है, इसका इंदिया जो है नेतन्याहू ने दे दिया था जब उसने अपना नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर ये कहा कि हम मुसलमान ममालिक के खिलाफ लड़ते हुए रेडिकल इस्लाम को खत्म करेंगे। ठीक, तो उन्होंने तो अपना ये ऑब्जेक्टिव पहले बयान कर दिया है। इसके पीछे ग्रेटर इजराइल, और ग्रेटर इजराइल को रेजिस्ट करने के लिए ईरान बहुत बड़ी ताकत है क्योंकि मुसलमान मुल्क है। बाकी तो आपने मैं डॉक्टर शाजिया की जानिब से बढ़ूंगा। ग्रेटर इसराइल का एक प्लान आप सबको पता है, वैसे ये तो अब पूरी दुनिया में डिस्कस होता है। इसके पीछे जो कि एफर्ट्स की गई, ईरान का जो नेटवर्क था उसको मुकम्मल तौर पर पहले तबाह किया गया, फिर उसके साथ जो ईरान में रिजीम चेंज की कोशिश की गई, फिर वो नाकाम हुई, तो अब खुलकर ऑपरेशन ईरान में शुरू कर दिया गया है मिलिट्री। क्या आप समझती हैं ग्रेटर इसराइल प्लान जो है वो किसी ना किसी तरह से इम्प्लीमेंट हो पाएगा, या फिर उसकी कोई एक नई सूरत हाल हमें इमर्ज होती नजर आएगी इस खत्ते में? मुझे नहीं लगता कि ग्रेटर इजराइल का प्लान इंप्लीमेंट हो पाएगा। अगर ये गजा जेनोसाइड ना होता और जो वेस्टर्न ऑडियंस है जो कुछ इंटरनलाइज करके बैठी हुई थी उसी तरीके से चलते जाते, क्योंकि उनका एक मैसेज का एक सॉफ्ट कॉर्नर था।
मिडल ईस्ट की अकलौती डेमोक्रेसी इसराइल के बारे में, और एक बड़ी डिफरेंट किस्म की उनकी अंडरस्टैंडिंग थी इसराइल की और ख़ास तौर पे हॉलोकॉस्ट के सर्वाइवर्स की। तो अब जो उनका बेतहाशा पैसा खर्च होने के बावजूद जो पब्लिक नैरेटिव उनके हाथ से निकल गया है, तो इसमें ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी है और ख़ास तौर पे जो वहाँ पे फंडामेंटलिस्ट इस वक्त इसराइल में बैठे हुए हैं, उनको ना तो इतना ही कानों का कच्चा प्रेसिडेंट दोबारा मिलना है और ना ही पब्लिक ओपिनियन जो है वो इससे बेहतर होने की कोई उम्मीद है। तो उनको फर्क नहीं पड़ता, वो तो साफ कह रहे हैं कि हमारे तो वैसे ही डुअल नेशनल हैं, आधों को आधे चले जाएंगे, जितने बच जाएंगे इतने लोगों को कुर्बानी तो देनी पड़ती है। तो हमारी कॉज के लिए अमेरिका को इस जंग के अंदर धकेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब अमेरिका के बॉडी बैग्स वापस जाएंगे तो ही डिसाइड होगा कि अमेरिकी पॉपुलेशन जो है वो ऑल इन इस वॉर के अंदर है। लेकिन मेरे खदशात ये हैं कि उसके बावजूद भी ये अमेरिकी पॉपुलेशन को कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि ये जंग जो है वो जस्टिफाइड है और किसी भी तरह उनके लिए बेहतर है। तो अब ये अगर लंबी वॉर ऑफ अट्रिशन बनती है, जिसके कि बहुत चांसेस हैं, प्रोवाइडेड कि ईरान इस दफा फिर स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सामना नहीं करता, जो कि उसके लिए बहुत कैटास्ट्रॉफिक और बहुत सुइसाइडल होगा। तो डॉक्टर मुनव्वर साहब से आखिरी क्वेश्चन करूंगा। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं जो यूएस फ्लीट हैं, जेरल्ड और अब्राहम लिंकन दोनों मौजूद हैं, एक तो उनको टारगेट करना, क्या ईरान वो कैपेबिलिटी रखता है कि उनको टारगेट करे? दूसरा, आज जो बेसिस पर हमला किया है, खसूसन बहरीन में जो हमला किया गया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप क्या समझते हैं किस हद तक ईरान नुकसान पहुंचा सकता है जो यूएस इंटरेस्ट और यूएस जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं खित्ते में मौजूद? देखें, जो प्रिंस सुल्तान जो एयर बेस है अमेरिका की सऊदी अरब के अंदर, उस पे जो अटैक हुआ है, हैवी कैजुअलिटीज की रिपोर्ट आ रही है अमेरिकन की, और बहरीन का भी के हवाले से भी और कतर के हवाले से भी। और कतर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हम अपना राइट महफूज रखते हैं इसका जवाब देने के हवाले से। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इन ममालिक के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ईरान के खिलाफ खड़े हो सकें। और दुबई के ऊपर अगर उनकी 2-4 हाई राइज बिल्डिंग गिर जाती हैं तो दुबई फारिग है लिटरली। इसके अलावा देखें, मैं ये भी समझता हूं कि जो इस वक्त अमेरिका की जो पॉलिसी है अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप, जिसको मैं मैकियावेलियन, जोशुआ और चाणक्य स्कूल ऑफ थॉट का मेलाप देखता हूं, इसके अंदर डिसेप्शन, कनिंग डिप्लोमेसी और इमोरल और इलीगल यूज ऑफ पावर आपको नजर आता है, जिसको मैं कहता हूं कि ये रिएक्टिव भी हैं, रिपल्सिव भी हैं और रिप्रेसिव भी आपको नजर आते हैं। तो इसके नताइज बड़े भयानक हैं इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए, पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए। और जब आग लगती है ना, याद रखें कि वो आग जब आप किसी और के हाथ जलाते हैं तो वो आग आप तक भी पहुंच के रहती है। अब अमेरिकन इकोनॉमी जो है $39 ट्रिलियन की मकरूज है, $6 बिलियन योमिया कर्ज उठा रही है। क्या वो इकोनॉमी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जाया करने के बाद वॉर्स में, चाहे वो इराक में हो, अफगानिस्तान में हो, सीरिया के खिलाफ हो, लिबिया के खिलाफ हो, वो एक और वॉर सस्टेन कर सकती है? क्या अमेरिकन इकोनॉमी एक और वॉर सस्टेन करती है? पैनलिस्ट की जानिब से मुख्तलिफ जो आरा दी गई हैं, आपने मुलाहिजा की। प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, कोई इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान के लिए और इस दुनिया के लिए बेहतर करे, इसी दुआ के साथ अल्लाह ने के बाद।